हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट लीगल जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं कि आर्टिकल 12 स्टेट को डिफाइन करता है और बताता है कि क्या क्या चीजों को एज अ स्टेट कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों, बीसीसीआई जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग द क्रिकेट इन इंडिया और इंडियन क्रिकेट टीम से जुड़े हुए जितने भी डिसीजन है वो बीसीसीआई लेता है। तो बीसीसीआई इज नॉट कंसिडर्ड एज द स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। ये बात आपको याद रखनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या एनसीईआरटी को स्टेट माना जाता है एज पर आर्टिकल 12 या नहीं। अगला है द सुप्रीम कोर्ट हैज फॉर्मुलेटेड द टेस्ट ऑफ डैश फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रेटिंग अदर अथॉरिटीज अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जो टेस्ट सुप्रीम कोर्ट अप्लाई करता है टू सी वेदर अ पर्टिकुलर अथॉरिटी इज अ स्टेट और नॉट, तो वो टेस्ट है वेदर द पर्टिकुलर अथॉरिटी इज एन इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट और नॉट। अगर वो पर्टिकुलर अथॉरिटी एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट है तो फिर उसको स्टेट माना जाता है और उसको रख दिया जाता है अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर अथॉरिटीज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 12। तो अदर अथॉरिटीज जो मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 12 में, अगर कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी एक इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द स्टेट है तो उसको स्टेट माना जाता है। दिस इज द टेस्ट विच इज अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगला है आर इंटरनेशनल कस्टम्स अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। दोस्तों, इंटरनेशनल कस्टम्स को एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ ट्रीट किया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। पर कंडीशन है दैट एक एविडेंस देना पड़ेगा कि आज भी उनको बाय द जनरल पब्लिक प्रैक्टिस किया जाता है या किया जाता था। सो इट इज सब्जेक्टेड टू द एविडेंस ऑफ जनरल प्रैक्टिस। तो इंटरनेशनल कस्टम्स को एज अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कंसिडर किया जाता है। अगला है पिक द ऑड वन आउट। दोस्तों, आर्टिकल 17 बात करता है राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी की, तो एक तरीके से इक्वालिटी को एम्फसाइज करता है। आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की, तो इक्वालिटी के बारे में बात करता है। वहीं जब हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं तो इट टॉक्स अबाउट राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड ये बात करता है आर्टिकल। तो आर्टिकल 20 इज द ऑड वन आउट, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जो एक मुस्लिम वुमेन को ऑब्जर्व करना पड़ता है। मतलब आज अगर डाइवोर्स हुआ है या आज डेथ हुआ है और जिसकी वजह से मैरिज डिसॉल्व हो गई है, तो इद्दत पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान द मुस्लिम वुमेन कैन नॉट रीमैरी, वो दूसरे इंसान से शादी नहीं कर सकती हैं। और अगर मैरिज डिसॉल्व हुई है ड्यू टू डाइवोर्स तो वो इद्दत पीरियड एक्सटेंड करेगा फॉर 3 मेंस्ट्रुअल कोर्सेज, ये बात आपको याद रखनी है। अगर द वुमेन इज नॉट सब्जेक्टेड टू मेंस्ट्रुएशन तो इद्दत का पीरियड रहेगा फॉर 3 लूनर मंथ्स, ये भी बात सही है। अगर द वुमेन इज प्रेग्नेंट सो द इद्दत पीरियड वुड कंटिन्यू टिल शी कंसीव्स अ बेबी, या फिर अगर कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है एंड शी मिसकैरेज हो जाता है बेबी का, तो तब तक वो इद्दत पीरियड एक्सटेंड करेगा इफ शी इज प्रेग्नेंट। तो इसमें से कौन सा चीज इंक्लूडेड नहीं है अंडर इद्दत पीरियड, वो है पीरियड ऑफ 7 मंथ्स, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है डीआरटी स्टैंड्स फॉर। दोस्तों, डीआरटी का फुल फॉर्म है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। ये एक जुडिशियल बॉडी है, ट्राइब्यूनल है क्योंकि। तो ये कैसे केसेस की सुनवाई करती है, जैसे आपने कोई लोन लिया बैंक से और अपनी प्रॉपर्टी को कोलैटरल रखा, गिरवी रखा, और बाद में आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो बैंक को उसका पोजीशन चाहिए होगा, तो पोजीशन लेने के लिए वो डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं। अगला है द जजमेंट शुड बी डिलीवर्ड इन विच लैंग्वेज। दोस्तों, एज पर सेक्शन 354 सब क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी, ये बोला जाता है कि जब भी कोर्ट कोई डिसीजन देगी तो डिसीजन का लैंग्वेज होना चाहिए इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। जो कोर्ट की लैंग्वेज है, चाहे वो मराठी हो, पंजाबी हो, जो भी हो, वो उस लैंग्वेज में डिसीजन देंगे, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है द सीट ऑफ कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल इज एट। दोस्तों, कंपटीशन लॉ एक अलग से लॉ है, वो आप तब पढ़ेंगे जब आप लॉ स्कूल में जाएंगे। तो जब भी कंपटीशन लॉ से रिलेटेड कोई विवाद होता है तो कंपटीशन कमीशन उसके ऊपर अपना डिसीजन देते हैं, और अगर आप उस डिसीजन से सहमत नहीं है तो आप अपील में जा सकते हैं और अपील फाइल करेंगे आप कंपटीशन अपीलिंग ट्राइब्यूनल से, और इनके डिसीजन से भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपील फाइल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल की जो सीट है जहां पे वो प्रेजेंट है वो है न्यू दिल्ली, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है हु इज द सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सीनियर सिविल सर्वेंट ऑफ इंडिया, और अभी जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं इंडिया के वो है राजीव गाबा, तो ये बात आपको याद रखनी है।
अगला है मेंटेनेंस कैन बी क्लेम्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। तो दोस्तों वुमेन कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, चाहे वो मुस्लिम वुमेन हो या she belongs to a Muslim religion or she belongs to a Hindu religion. She can claim maintenance under section 125 of CRPC. दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि द लेबर कोड्स आर एस्टैब्लिश्ड अंडर। दोस्तों जो लेबर कोड्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, जो लेबर से रिलेटेड जितने भी विवाद हैं उनको सुलझाते हैं, सो लेबर कोड्स आर एस्टैब्लिश्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ये बात आपको याद रखनी है, लेबर कोड से रिलेटेड। अगला है अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नो पर्सन कैन बी डिटेन बियॉन्ड। दोस्तों अगर किसी इंसान को डिटेन किया गया है, पुलिस ने उसे डिटेन किया है, तो 24 घंटे से ज्यादा उसको गिरफ्त में नहीं रख सकते। उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर पास के मजिस्ट्रेट के पास उस इंसान को प्रोड्यूस करना पड़ेगा और फिर वो उसकी कस्टडी मांगेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला है विच काइंड ऑफ हर्ट इज नॉट ग्रीवियस। दोस्तों दो प्रकार के हर्ट होते हैं, एक होता है सिंपल हर्ट और एक होता है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट एक एग्रीवेटेड फॉर्म है सिंपल हर्ट की। तो एन हर्ट विच इंडेंजर्स योर लाइफ, जिससे आपकी लाइफ को कोई ऐसा हर्ट जिससे आपकी लाइफ पे हानि पहुंच सकती है, तो वो ग्रीवियस हर्ट माना जाता है। ये बात सही है। कोई ऐसा हर्ट जिससे आपका जो बोन जॉइंट्स होते हैं उनको तोड़ दिया जाए, वो भी ग्रीवियस हर्ट माना जाता है। या फिर कोई ऐसा हर्ट जिससे आपकी आई साइट चली जाए, तो उसको भी ग्रीवियस हर्ट माना जाता है। पर ऑप्शन बी जो है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो ग्रीवियस हर्ट की दायरे में नहीं आता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दोस्तों जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये बात आपको याद रखनी है। अंडर आर्टिकल 279 ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंटर स्टेट काउंसिल भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इलेक्शन कमीशन भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, पर नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है एज पर पार्टनरशिप एक्ट द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर द एक्ट्स ऑफ फर्म इज। दोस्तों पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो होती है जॉइंट एंड सेवरल, मतलब वो इंडिविजुअली भी लायबल है और साथ में इकट्ठे भी वो लायबल होते हैं कोई भी ऐसे एक्ट के लिए जो बाय द फर्म कमिट किया गया हो। तो ये बात आपको याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है बिटवीन जॉइंट और सेवरल एंड जॉइंट एंड सेवरल। पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी जॉइंट एंड सेवरल होती है, इंडिविजुअल भी होती है और कंबाइंड टुगेदर भी होती है, कलेक्टिव लायबिलिटी भी होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड अपॉन लीगल जीके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।